अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। जारहाना सियासत के महीने का आगाज हो चुका है। अपोजिशन और हुकूमत दोनों ही अपनी हिकमत अमली वाज़ेह कर चुकी हैं। अपोजिशन की तरफ से पहला जलसा 11 अक्टूबर को कोयटा में होगा। 16 अक्टूबर को नून लीग पंजाब में जलसा करेगी, जिसमें मरियम नवाज जीटी रोड से रैली की शक्ल में लाहौर से गुजरांवाला पहुंचेंगी और जिना ग्राउंड में जलसे से खिताब करेंगी। हुकूमत कह रही है कि जो करना है कर लें, ऑपोजिशन कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आज भी वज़ीर आज़म ने हुकूमती रहनुमाओं के इजलास की सदारत के दौरान ऑपोजिशन पर तनकीद करते हुए कहा कि ऑपोजिशन की तहरीक से हुकूमत को कोई खतरा नहीं, एनआरओ नहीं दिया जाएगा। ऑपोजिशन को फौज से इसलिए मसला है कि वो उनकी करप्शन पकड़ लेते हैं। ऑपोजिशन को डील चाहिए लेकिन ढील नहीं मिल रही। तर्जुमान और पार्टी रहनुमा ऑपोजिशन को बेनकाब करें। कौम को नवाज शरीफ का असल चेहरा दिखाना होगा। नवाज शरीफ का अब सिर्फ एक मकसद रह गया है कि पाकिस्तान को कमजोर किया जाए। नवाज शरीफ को वतन वापस लाने के लिए तमाम कोशिशें शुरू कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने हुकूमती तर्जुमानों को ऑपोजिशन के खिलाफ मुतहर्रिक होने की हिदायत कर दी, जबकि नून लीग ने वाज़ेह कर दिया है कि एहतजाज होगा लेकिन हुकूमत से कोई डायलॉग नहीं किया जाएगा। अगर डायलॉग नहीं करेंगे तो फिर नून लीग का मुतालबा कैसे पूरा होगा। फौज से भी नहीं बात करनी है, हुकूमत से भी नहीं बात करनी है। हमारे साथ नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल साहब मौजूद होंगे। वफाकी वज़ीर शफकत महमूद साहब जो उस कमेटी में है जो वज़ीर आज़म ने बनाई, जिसका आज इजलास भी हुआ, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। शफकत महमूद साहब, मैं पहले आपसे जानना चाहूँगा, क्या सिर्फ मीडिया पर बयानिए का जवाब देंगे या फिर कोई मुज़ाकरात भी ऑपोजिशन से करेंगे, इनके इत्तेहादियों से करेंगे? नहीं, ये इस कमेटी का मैंडेट नहीं है। इसका मैंडेट तो ये है कि जो बयानिया चल रहा है टीवी पे उसको डिस्कस करना, और उस सिलसिले में बहुत तशवीश का इजहार किया गया कि ये जो एक खतरनाक गेम नवाज शरीफ खेल रहे हैं, जो हमारे दुश्मन का बयानिया है उसको प्रमोट कर रहे हैं, पाकिस्तान आर्मी को डायरेक्टली मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरीके से इवन जो फौज जो कि इस वक्त पाकिस्तान को इस्तेहकाम बख्श रही है, उसके खिलाफ जो बाहर हमारे दुश्मनों का बयानी है उसको आगे लेके चल रहे हैं। ये चीज थी जो कि ज्यादा डिस्कस हुई है। बाकी ये टैक्टिक्स के जी क्या होना है क्या नहीं होना, वो इस कमेटी का जो आज जिसकी मीटिंग थी उसका मैंडेट नहीं है। मतलब नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि इदारे सियासत में मुदाखलत ना करें। जो नवाज शरीफ साहब ने कहा वही ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो अपोजिशन की थी उसके एलामिये में भी है, जिस पर सबने दस्तखत किए। ये बात कौन सा पाकिस्तान का दुश्मन कर रहा है? मुझे ये बताएं कि क्या ये सिर्फ नवाज शरीफ हैं जिनको ये मसला होता है? क्योंकि जब से 1990 से लेके आज तक तकरीबन 10 मिलिट्री कमांडर्स आए और हर एक साथ इन्होंने लड़ाई की और हर दफा इन्होंने फौज को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की, और उसके बाद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया। यानी कि जितनी डिक्टेटोरियल किस्म की पावर ये चाहते हैं, अगर उनको ना मिले, अब मुझे कोई एक शख्स बता दें। मैं अफसर असलम बेग से इन्होंने लड़ाई की, आसिफ नवाज से इन्होंने लड़ाई की, काकड़ से इन्होंने की, जहांगीर करामत से इन्होंने की, शरफ से इन्होंने की, बाद में राहील शरीफ से, उसके बाद जनरल बाजवा के खिलाफ ये बातें कर, मतलब कि ये बयानिया जो है ये पाकिस्तान का बयानिया नहीं है, ये हमारे दुश्मनों का बयानिया है। ऐसा मगर क्या ये सिर्फ नवाज शरीफ साहब की बात है? पिछले 1947 से लेके अब तक किसी जमहूरी वजीर आजम ने अपना वक्त पूरा नहीं किया। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की भी नहीं बनी, उनका तख्ता उलट दिया गया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की भी नहीं बनती थी, उनकी 2 हुकूमतें ख़त्म कर दी गई। यूसुफ गिलानी साहब तो इतने मजबूत वजीर आजम भी नहीं थे, उन्होंने भी कहा कि स्टेट विद इन स्टेट है। तो ये क्या सिर्फ नवाज शरीफ साहब की हद तक बात महदूद है? मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की जब हुकूमत गई थी 96 में, उसका आर्मी के साथ या फौज के साथ या अदारों के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। मुझे अच्छी तरह वो वक्त याद है। और इसलिए ये जो आपको एक कांस्टेंट थीम नजर आती है, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि ये बजाय इसके, अब मुझे आप ये बताएं, आप जरा मुस्लिम दुनिया को देखें इस वक्त हो क्या रहा है। अभी इराक में देखें क्या हो रहा है, सीरिया में क्या हो रहा है, अफगानिस्तान में इतने सालों से क्या होता रहा। बाकी अगर इस्तेहकाम आपको मिल रहा है और अगर जो पाकिस्तान आर्मी है वो गवर्नमेंट को फुल्ली सपोर्ट कर रही है जैसे होना चाहिए, ये तो इमरान खान की लीडरशिप को क्रेडिट जाता है कि सारे पाकिस्तान के अदारे, सारे पाकिस्तान की जो नेशनल पावर के एलिमेंट्स हैं वो अगर मिल के पाकिस्तान के मसाइल हल कर रहे हैं, तो ये तो एक बहुत बड़ा क्रेडिट है इमरान खान का। जैसा मुझे बताएगा कि हुकूमत बिल्कुल भी मुज़ाकरात नहीं करेगी, ना नून लीग से, ना नून लीग के जो अपोजिशन में इत्तेहादी हैं उनसे। डे 1 से जिन्होंने इमरान खान साहब की और पीटीआई की
हुकूमत को तस्लीम नहीं किया, जिन्होंने थ्रू आउट ये कहा कि ये नाजायज हुकूमत है, और जो हुकूमत गिरा उनसे किस बात पर मुज़ाकरात किए गए? मतलब और शहबाज शरीफ गिरफ्तार हो गए, नवाज शरीफ साहब की तकारीर दिखाने पे पाबंदी लगा दी, मरियम नवाज के हवाले से भी कोई फैसला किया जाएगा? देखें जी, बात यह है कि नवाज शरीफ का इस वक्त मफरूर हैं। वो पाकिस्तान की अदालतें जो हैं वो कहीं उनकी रात की कुर्की हो रही है, कहीं उनके नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी है, वो कन्विक्टेड हैं और उसके बाद अब्सकॉन्डर हैं। तो इसलिए जो पैमरा ने उस पर उनको ऑर्डर किया है वो इन वजूहात की बिना पे किया है। मरियम के बारे में कोई ऑर्डर पैमरा की तरफ से नहीं आया और इसलिए मेरा ख्याल है कि मरियम पर तो कोई पाबंदी नहीं है। बहुत शुक्रिया। शफकत महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर इकबाल साहब, एक कंप्लीट डेडलॉक की सूरत हाल है। आप कह रहे हैं हुकूमत से बात नहीं करेंगे, हुकूमत कह रही है आपसे बात नहीं करेंगे, आप कह रहे हैं कि इदारों से भी कोई मुलाकात नहीं करनी है, बात नहीं करनी है, और इदारे फासला इख्तियार कर रहे हैं, हुकूमत कह रही है आप इदारों के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। ये तो कंप्लीट डेडलॉक है। रास्ता तो डायलॉग से ही निकलता है, तो कैसे रास्ता निकलेगा? जी देखिए शाहजेब, सबसे पहले तो अभी शफकत साहब कह रहे थे कि उन्हें फ़ौज की हमायत है, तमाम कौमी इदारों की हमायत है, और ऐसी हमायत हासिल है जो पाकिस्तान की तारीख में किसी हुकूमत को हासिल नहीं रही। अगर ये हुकूमत इन सब इदारों की मुकम्मल तायीद और हमायत रखती है तो इसके बाद ये क्या वजह है कि 72 सालों में पाकिस्तान के अंदर चीनी 50 रुपए किलो हुई और इनके 2 सालों में 115 रुपए किलो हो गई? क्या वजह है कि 72 सालों में आटे की कीमत 34-35 रुपए किलो थी, इनके 2 सालों में 75 और 80 रुपए किलो होगी? क्या वजह थी कि पाकिस्तान 2018 तक 5.8% से तरक्की कर रहा था, इनके 2 सालों में मईशत 6-6.5% क्रैश करके मनफी हो गई? सवाल यह है कि अगर इनको इतनी पीछे से ब्लोअर्स लगे हुए हैं, हवा दे रहे हैं, अदलिया इनका साथ दे रही हो, एस्टैब्लिशमेंट साथ दे रही हो, मीडिया खामोश करा दिया गया हो, अपोजिशन बंद करा दी गई हो, तो मुल्क की मईशत का ये हाल होता है, महंगाई का ये हाल होता है, बेरोजगारी का ये हाल होता है, फिर तो ये कैसी हमायत है? और दूसरी बात यह है कि देखिए, हमारा बयानिया दुश्मन का बयानिया नहीं है। क्या पाकिस्तान के दुश्मन पाकिस्तान को आइन के मुताबिक चलाने की बात कर रहे हैं? अगर ये बात की जाए कि पाकिस्तान में जो आइन के अंदर दर्ज है उसके मुताबिक हर इदारा काम करे, तो क्या ये हिंदुस्तान का बयानिया है या पाकिस्तान का? और तीसरी बात यह है कि नवाज शरीफ साहब ने फौज को सलूट किया है, अपनी तकरीर में सलूट किया है, मगर पता उन्होंने ये कहा है कि एस्टैब्लिशमेंट जो सियासत में मुदाखलत करती है उसका सिलसिला बंद होना चाहिए। और इन्होंने कहा कि हर चीफ के साथ झगड़ा होता है। मुझे बताइए, क्या फील्ड मार्शल अयूब खान के साथ भी नवाज शरीफ का झगड़ा हुआ था? क्या याहिया खान के साथ भी नवाज शरीफ का झगड़ा हुआ था? क्या जनरल ज़ियाउल हक के साथ भी नवाज शरीफ का झगड़ा हुआ था? हमारे मुल्क का एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, मगर उस स्ट्रक्चर ये वक्त आ गया है कि इसको हम एड्रेस करें। मगर सिकबाल साहब, उस स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए जो गिलगित बल्तिस्तान पर एपीसी हुई, जिसमें आर्मी चीफ ने, आप भी मौजूद थे, आर्मी चीफ ने कहा कि जी सियासी क़यादत करे फैसले, हम हट जाएंगे बिल्कुल साइड में, इलेक्शन में भी हम नहीं आएंगे, सियासी तो आप लोग आपस में बैठ के फैसले करेंगे ना। अगर आपको ये मुदाखलत खत्म करनी है, जब आर्मी चीफ ने खुद ने भी कहा कि मुदाखलत नहीं करना चाहते, अब आप लोग आपस में नहीं बात कर रहे, तो ये मुदाखलत कैसे खत्म होगी? देखिए ना, इसका दोष तो अपोजिशन को नहीं है। अपोजिशन ने तो हर वक्त हुकूमत के साथ बैठ के बातचीत की है, चाहे जब इंडिया ने लाइन ऑफ कंट्रोल एयर स्पेस वायलेट की थी, चाहे कश्मीर के ऊपर जब भारत ने उसकी एनेक्सेशन कर ली। हुकूमत इस वक्त इस मोड में है, वो कहती है हमने नहीं बैठना। वो किसी इंक्लूसिव गवर्नेंस की सलाहियत को जाहिर कर चुके हैं, नहीं रखते हैं। तो अब आप मुझे बताइए कि फिर किसके साथ हम अमेरिका या यूरोप के किसी मुल्क की क़यादत के साथ बात करेंगे? मगर आप जब अस्करी क़यादत के साथ भी नहीं बात करेंगे, हुकूमत के साथ भी नहीं बात करेंगे, और आप हुकूमत को गिरा भी नहीं पाएंगे ना, पार्लियामेंट के अंदर सड़कों का भी एक्सपीरियंस आपको पता है, तो फिर ये डेडलॉक है ना, इसका हल क्या? आपकी तहरीक का क्या एंड रिजल्ट है? इसका डेडलॉक मैं समझता हूँ, मेरी जाती राय है, और ये जब मैं जेल में था उस वक्त मैंने मजमून भी लिखा था कि चेयरमैन सेनेट को लीड लेनी चाहिए, चूंकि कौमी असेंबली के स्पीकर तो अपनी साख खो चुके हैं और सेनेट एक फेडरेशन का इदारा है। और देखिए, इस वक्त पाकिस्तान उस मुकाम पे आ गया है कि हमें एक नेशनल डायलॉग की जरूरत है अमंग ऑल द स्टेक होल्डर्स, विच इंक्लूड्स पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, जजेस, जनरल्स, प्राइवेट सेक्टर, मीडिया। ये सब पाकिस्तान के 73 के आइन के रोशनी में उसको बेंचमार्क बना के कोड ऑफ कॉन्डक्ट बनाए,
जो पाकिस्तान में एक डेकेड ऑफ स्टेबिलिटी पैदा करे। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। और ऐसा अगर इकबाल हम साहब, ये कराने के लिए आपको लगता है कि आपका कारकुन बड़ी तादाद में बाहर निकलेगा? ज़ाहिर है वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि मुझे पता है कि किस तरीके से एहतजाज होते हैं, किस तरीके से स्ट्रीट प्रोटेस्ट होता है। आपको लगता है कि आप इतना लोगों को निकाल पाएंगे सड़कों पर कि हुकूमत पर या इदारों पर कोई दबाव डाल पाएं? जी, जितने लोग हमारे साथ आएंगे या जो मुस्तकबिल है, आप उसकी सबसे बड़ी निशानी तो देख रहे हैं कि हुकूमत की सफ़ों में कितनी बौखलाहट है। और वज़ीर आज़म साहब हमें गिरफ्तारियों की धमकियां दे रहे हैं। एक दफ़ा तो हम सब गिरफ्तारियां भुगत चुके हैं, लेकिन आइंदा भी अगर ये करेंगे तो उससे अवाम की आवाज़ तो नहीं दबा सकते। आज करोड़ों मजदूर, किसान, आम आदमी, मिडिल क्लास, वो इस महंगाई के अंदर इस हुकूमत की जो मिस गवर्नेंस है उसके बोझ तले दब रहे हैं। बिजली के बिल, गैस के बिल कहाँ चले गए हैं। तो लिहाजा अभी भी मैं रास्ते में जहाँ खड़ा होकर ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रास्ते जो बाहर चौकीदार थे, जो दूसरे लोग थे, सब ने मुझे कहा कि जनाब इनसे कब जान छुड़ा रहे हैं। अब तो सबसे पॉपुलर सवाल यही है पाकिस्तान का, जो मिलता है वो हमें ये दोष देता है कि आप इनसे जान नहीं छुड़ा रहे, हमारी जल्दी जान छुड़ाएं। बहुत शुक्रिया हसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। क्या हो रहा है इस्लामाबाद में, बहुत सीनियर सहाफ़ियों का पैनल हमारे साथ मौजूद होगा, उनसे बात करेंगे। अपोजिशन हुकूमत का क्या बिगाड़ पाएगी, आखिर इस्लामाबाद और पिंडी में हो क्या रहा है? हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मौजूद हैं। हामिद मीर साहब मौजूद हैं, फ़हद हुसैन साहब मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। हामिद मीर साहब, पहले तो एहतजाज हुआ, मौलाना साहब अकेले रह गए थे, अब अपोजिशन इकट्ठी ज़रूर है, मगर साथ ही हेड ऑन जो लिया गया है, जो तनकीद हुई है, वो इस्लामाबाद और पिंडी दोनों पर एक साथ की है। आपको कहाँ सूरत हाल जाती नज़र आ रही है? देखें, इसमें ऐसा लग रहा है कि इस पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जो भी ये तहरीक है, इसको नवाज़ शरीफ साहब लंदन से बैठ के इसको लीड करेंगे और इस पर मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी और बाकी लोग जो हैं वो कन्विंस्ड हैं कि ये इसको लीड जो है वो नवाज़ शरीफ साहब ने ही करना है। और ठीक है, पहला जलसा कोयटा में हो रहा है, दूसरा जलसा कराची में हो रहा है, इन जलसों की भी बड़ी अहमियत है, लेकिन इस तहरीक का असल फ़ैसला जो है वो उस वक्त होगा जब 16 अक्टूबर को गुजरांवाला में जलसा होगा, तो तब इसका फ़ैसला होगा। लेकिन आप ये देखें कि इसमें प्लस माइनस तो हम कह सकते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब की तकरीरों पर पाबंदी लग गई है, लेकिन इससे पहले यानी कि APC से पहले और APC के बाद कुछ ऐसे वाक़यात हुए जिससे ये लग रहा है कि हुकूमत जो है वो काफ़ी परेशान है, काफ़ी बौखलाई हुई है। आपको याद होगा कि APC से एक दिन पहले कुछ वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि हम नवाज़ शरीफ की तकरीर नहीं दिखाने देंगे, जो दिखाएगा उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। लेकिन अगले दिन नवाज़ शरीफ साहब की तकरीर दिखाई गई, फिर उसके बाद 2 और मौके पे भी उनकी तकरीर दिखाई गई। तो जब उनकी 3 तकरीरों की हैट्रिक मुकम्मल हो गई और हुकूमत ने देखा कि इससे तो काफ़ी नुकसान हो रहा है, तो उसके बाद फिर उन्होंने उस पर पाबंदी लगवा दी है। तो इससे लग ये रहा है कि हुकूमत के अंदर यानी कि विद इन द कैबिनेट एक राय नहीं है। एक दिन वज़ीर कुछ कहते हैं, दूसरे दिन प्राइम मिनिस्टर कोई और काम करवा देते हैं और फिर 5-6 दिन के बाद फिर फैसला वही होता है पाबंदी का। तो इससे एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि हुकूमत जो है उसके अंदर तजादात खुल के सामने आए हैं, दूसरी तरफ कल मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ साहब की एक गुफ्तगू जो है वो सामने आई, उससे अपोजिशन के अंदर जो तजादात हैं वो भी खुलकर सामने आ गए हैं। लेकिन फ़ैसला जो है वो अगले 8-10 दिन में होना है। इस दौरान में एक अच्छी डेवलपमेंट ये हुई है कि गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन जो है उस पर बड़ी बहस हो रही थी, अपोजिशन उसको एक इशू बनाने की कोशिश कर रही थी। तो अब मेरी इतला के मुताबिक फ़ैसला ये हो गया है कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन से फ़ौज जो है वो दूर रहेगी और फ़ौज का उसमें कोई बराह रास्त किरदार नहीं होगा। तो मेरी इतला के मुताबिक आने वाले दिनों में कुछ मज़ीद ऐसे वाक़यात हो सकते हैं, डेवलपमेंट्स हो सकती हैं कि अपोजिशन का जो एक वो माहौल क्रिएट कर रही है, तो अपोजिशन के बहुत से जो इश्यूज़ हैं वो किल हो जाएंगे। तो अगर अपोजिशन के इश्यूज़ किल हो जाते हैं या अपोजिशन के कुछ मुतालबात जो हैं वो माने जाते हैं, तो फिर मेरा ख्याल है कि ये तहरीक जो है इसका टेम्पो इतना ज़्यादा नहीं बनेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हो सकता है इसका टेम्पो बन जाए। फौजी साहब, आप कैसे देख रहे हैं? आपको लगता है कि हुकूमत में घबराहट है? कल वज़ीर आज़म इंटरव्यू में बड़े कॉन्फिडेंट नज़र आए, और आपको लगता है ये अपोजिशन मुत्तहिद रहकर हुकूमत को नुकसान पहुंचा सकती है?
देखिए शाहजेब, मेरे ख्याल में हुकूमत में घबराहट उतनी नहीं है जितना जी, आपने कि मुझसे शायद लोग समझ रहे हों, और उसकी शायद मेरे ख्याल में ये हुकूमत की कमज़ोरी है, क्योंकि उनको ये शायद एहसास नहीं हो रहा कि नवाज शरीफ साहब ने अपना गेम प्लान थोड़ा सा चेंज कर दिया है। अब उसकी वजह जो भी हो, जिस वजह से उन्होंने अपनी सोच को तब्दील किया और ये फैसला किया कि वो अब पब्लिक में आके इस तरह की तकरीरें करेंगे, वो एक अलग बहस है। लेकिन ये बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही है कि मियाँ साहब ने ये फैसला कर लिया है कि उन्होंने अब एक स्ट्रॉन्ग एक्सट्रीम पोजीशन लेनी है और उस तरीके से उन्होंने हुकूमत को डिफेंसिव पर डालना है। अब हो ये रहा है शाहजेब कि मुझे नज़र आ रहा है कि दो मुख्तलिफ जो एरियाज़ हैं जिसमें नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अब एक तरीके से एक जारहाना सियासत शुरू कर रहे हैं। एक उनकी तकारीर जो कि आए दिन होती रहेंगी, जिससे वो हुकूमत को और ज़्यादा प्रेशर में डालेंगे, और दूसरा उन तकारीर की रोशनी में जो कुछ ग्राउंड पे होने जा रहा है। देखना यह है कि जो कुछ नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं और जिस लबो लहजे में कह रहे हैं और जिस अंदाज में कह रहे हैं, क्या वही कुछ हमें जलसे जुलूसों में सुनने को और देखने को आता है? अगर तो ऐसा ही रहा तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ये एक जामे प्लान है जिसमें एक तरफ जो है वो अल्फाज की जंग होगी और दूसरी तरफ जो है वो फील्ड में होगी। मेरे ख्याल में अगर हुकूमत ने इसको सही तरीके से रीड नहीं किया तो उनका बयानिया जो है वो ऐन मुमकिन है पीछे रह जाए और मियाँ नवाज शरीफ साहब एक नए मैदान में, एक नए पिच पर एक नया खेल शुरू कर रहे हैं। हामिद मिर्ज़ा साहब, अगर नवाज शरीफ साहब इस खेल को आगे बढ़ाते हैं और जैसे कि फाउसिन साहब कह रहे हैं कि अगर इसी बयानिए को अपनी तकरीरों में रखते हैं, मरियम नवाज साहिबा भी उसी सख्त बयानिए के साथ बात कर रही हैं और अब वही मीडिया पर दिखाई जाएंगी उनकी तकारीर, तो आपको लगता है कि दरवाजे फिर है नहीं कोई खुले हुए? वो कह रहे हैं हुकूमत से भी नहीं मुज़ाकरात करेंगे, फौज से भी नहीं बात करनी है, तो फिर अगर कोई रास्ता निकलना है तो वो कैसे निकलेगा? देखें, रास्ता तो अल्टीमेटली पॉलिटिकल फोर्सेस को आपस में बातचीत करनी होगी, वहीं से निकलेगा। और आप जो अब जिस नवाज शरीफ साहब के बयानिए का जिक्र कर रहे हैं, तो उस बयानिए पे भी अगर हम गौर करें तो उसमें अगर वो कह रहे हैं कि फ़ौज को सियासत में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, तो फ़ौज खुद भी तो यही कह रही है कि आप हमें बार बार सियासत में ना घसीटें। और इसमें अगर नवाज शरीफ साहब खुल के बात करें तो कुछ हमें भी खुल के बात करनी चाहिए। सवाल ये पैदा होता है कि जब नवाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि स्टेट विद इन स्टेट नहीं है बल्कि स्टेट अबव स्टेट है, तो क्या ये सारा जो स्टेट अबव स्टेट का मामला है ये पिछले एक साल में हुआ है? क्योंकि सिर्फ एक साल पहले तो मुस्लिम लीग नून जो है उसने जनरल कमर जवेद बाजवा साहब की एक्सटेंशन के मामले पे बहुत खुले दिल के साथ उन्होंने वोट दिया। तो अगर, और वो वोट जो है वो नवाज शरीफ साहब की अप्रूवल के साथ, उनकी रजामंदी और उनकी इंस्ट्रक्शन के साथ दिया गया। तो अगर वो ये समझते हैं कि स्टेट अबव स्टेट है, तो एक साल पहले उन्होंने क्यों एक्सटेंशन को सपोर्ट किया? ये एक बड़ा अहम सवाल है। तो इससे लगता ये है कि ये नवाज शरीफ साहब जो हैं वो काफ़ी अरसा तक शहबाज शरीफ साहब के बयानिए को साथ लेके चलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी कोशिश कामयाब नहीं हुई। और जब शहबाज शरीफ का बयानिया नाकाम हो गया है तो अब नवाज शरीफ साहब खुल के सामने आए हैं। लेकिन इसमें नवाज शरीफ साहब को थोड़ी एहतियात की ज़रूरत इसलिए है कि एक तो उनकी पार्टी के अंदर मुझे लग रहा है कि अभी सारे के सारे लोग वहाँ पे, कल उन्होंने हाथ उठा के तो कह दिया हम आपके साथ हैं, लेकिन दिल का मामला जो है वो, मुझे कुछ लोगों के दिल का मामला कुछ और लग रहा है। और जो ख्वाजा आसिफ साहब का जो स्टेटमेंट है बज़ाहिर उस पर उन्होंने माजरत कर लिया है, लेकिन पीपल्स पार्टी के अंदर एक इंटरनल एक डिबेट शुरू हो गई है कि ये ख्वाजा साहब ने अचानक ये बयान क्यों दिया है। उसकी कोई भी वजह हो सकती है, लेकिन पीपल्स पार्टी को एक जवाब मिल गया है और अब कोशिश की जा रही है, कुछ लोग जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि बिलावल साहब को कोयटा के जलसे में शिरकत से रोका जाए। मुझे नहीं लगता कि बिलावल साहब कोयटा का जलसा जो है उसमें शरीक नहीं होंगे, वो कमिटमेंट कर चुके हैं, वो ज़रूर शरीक होंगे। लेकिन आप देखें कि कुछ वफाकी वज़रा जो हैं वो दावे कर रहे हैं अब कि पीपल्स पार्टी एक ख़ास हद से आगे नहीं जाएगी। मैं नाम नहीं लेता उन वफाकी वज़रा के। तो एक तरह से मुस्लिम लीग नून के अंदर से एक जवाब पैदा कर दिया गया है। हालांकि नवाज शरीफ साहब ने जरदारी साहब के हक़ में बयान भी दे दिया है, लेकिन जो होता है ना, इस तरह की सिचुएशन में एक शक व शुबा पैदा करना बड़ा आसान होता है। तो वो पैदा हो गया है। अब उसको नवाज शरीफ साहब ने उस शक व शुबे को दूर करने की एक कामयाब कोशिश की है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत भरपूर कोशिश की जा रही है कि पीपल्स पार्टी को किसी तरीके से कोयटा का जो जलसा है उसमें
उसकी पार्टिसिपेशन का लेवल जो है वो कम किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि जो कोयटा का जलसा बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर वहाँ पर पाकिस्तान की कौमी क़यादत जो है वो इकट्ठी होती है तो ठीक है, वो हुकूमत पे तनकीद करेंगे, लेकिन पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातों की क़यादत का कोयटा में जाके इकट्ठा होना, एक जलसे से खिताब करना, इसका मतलब यह है कि बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान के कौमी धारे में आ रहा है, कौमी सियासत में उसका एक अहम किरदार है। लेकिन अगर वहाँ पे पीपल्स पार्टी की लीडरशिप जो है वो उसको जाने से रोका जाता है तो इसका पीपल्स पार्टी को भी नुकसान होगा और अपोजिशन को भी नुकसान होगा। और फारूक हुसैन साहब, जो नवाज शरीफ साहब का बयानिया है उसके अगेंस्ट अब हुकूमत का एक बयानिया है कि जी ये तो पाकिस्तान के दुश्मनों का बयानिया बोल रहे हैं, इदारों के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि इदारे फासला इख्तियार करें, सियासत में ना मुदाखलत करें, हुकूमत से फासला इख्तियार करें। हुकूमत कह रही है कि जी ये चाहते हैं कि इदारे इनको मौका दें और इदारे इस हुकूमत से दूर हो जाएं। नवाज शरीफ साहब अपने इस बयानिए से अपने वोटर सपोर्टर में कनेक्ट कर पाएंगे या हुकूमत कामयाब होगी, और दूसरा वो इदारों का फासला क्रिएट कर पाएंगे आपके ख्याल में? देखिए, जो नवाज शरीफ साहब ने, जो मुझे लगता है कि जो उनकी मंतक है वो ये है कि अगर वो इमरान खान साहब से डायरेक्टली टक्कर लेते हैं और उनको अपना हदफ बनाते हैं तो फिर उनके पास जो तनकीद के लिए जो एरिया जो है अवेलेबल होगा वो होगा उनकी इमरान खान साहब की गवर्नेंस के फेलियर्स, उनके यू टर्न्स और उनकी नाअहल तरीके से हुक्मरानी करना। लेकिन अगर वो उन लोगों को टारगेट करते हैं जो, जैसा कि हमने देखा वो कर रहे हैं, जिनके बारे में वो कहते हैं कि ये इमरान खान साहब को लेके आए हैं, तो फिर नवाज शरीफ साहब अपना जो मैदान जंग है उसको बड़ा कर देते हैं। और जब वो उसको बड़ा करते हैं तो फिर वो न सिर्फ ये कि वो इस हुकूमत की जो कारकर्दगी है उस पर तनकीद कर रहे हैं, बल्कि ये जो पूरा निज़ाम है जो 2018 के इलेक्शंस की नतीजे में आया है वो उस पर एक सवाल उठा रहे हैं। और वो इसलिए उस पर सवाल उठा रहे हैं क्योंकि वो ये समझते हैं, जो मुझे नज़र आता है, कि अगर वो इस पूरे निज़ाम पे सवाल नहीं उठाएंगे तो फिर अगले इलेक्शन में भी उनके लिए उसी तरह की मुश्किलात होंगी। अब सवाल, बड़ा इशू ये है जो हामिद मीर साहब कह रहे थे कि क्या इतने बड़ा मैदान जंग बनाकर आप उसमें जंग करने के काबिल हैं, और क्या आप ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस को या तमाम अपोजिशन को अपने साथ इस बयानिए पे लेकर चल सकते हैं? यानी कि इन अदर वर्ड शाहजेब, क्या ये बयानिया PMLN का होगा या ये मजमूई तौर पर ऑपोजिशन का होगा? ऑपोजिशन में पीपल्स पार्टी ये वीक लिंक है, और जो अभी हमने देखा कि ख्वाजा आसिफ साहब का बयान आया है उसके बाद ये सवाल उठेगा कि क्या पीपल्स पार्टी, जिसका सिंध गवर्नमेंट में स्टेक्स हैं, क्या वो PMLN के बयानिए को लेकर ऑपोजिशन का बयानिया बनाने के लिए तैयार है? अगर इसका जवाब है हाँ, तो फिर मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब का जो उनके बयानिए में जो जान है वो और ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन अगर इसका जवाब है ना, तो मेरा ख्याल है कि फिर ऐन मुमकिन है कि इस बयानिए को आगे बढ़ाने के लिए PMLN को और नवाज शरीफ साहब को और ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया, आपने गुफ्तगू सुनी। बहुत अहम है कि अपोजिशन के लिए अपोजिशन के साथ कौन कौन खड़ा रहेगा, हुकूमत के लिए हुकूमत के साथ कौन कौन खड़ा रहेगा। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं और आम पर बात करेंगे। मुल्क में गैस का बहरान है और सर्दियों में यह बहरान मजीद संगीन हो जाएगा, क्योंकि मुल्क में ज़रूरत के मुताबिक गैस मौजूद नहीं है और दरामद की गई LNG भी ज़रूरत पूरी नहीं कर सकेगी। तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर इल्ज़ाम लग रहा है कि उसे इक़्तिदार में आए 2 साल हो गए मगर अभी तक उसने एक भी LNG प्लांट नहीं लगाया। इस हवाले से ट्विटर पर नून लीग के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल और अली जैदी में बहस हुई है। पहले मिफ्ता इस्माइल ने हमारे प्रोग्राम में इल्ज़ाम लगाया कि अली जैदी की वजारत LNG टर्मिनल की इजाज़त देने के लिए सरमायाकारों को तकलीफ दे रही है। अगले साल के लिए इनको किसी टर्मिनल को अभी फौरन टर्मिनल की इजाजत दे देनी चाहिए। और अब तो 2 टर्मिनल हुकूमत में लगे थे, अब तो प्राइवेट सेक्टर में एक्सॉन लगाने के लिए तैयार था, लकी ग्रुप के साथ SFI ग्रुप लगाने के लिए तैयार था। बड़े लोग उस वक्त इंटरेस्ट ले रहे थे, लेकिन अब आप ये देखें ना कि पोर्ट कासिम वाले जो मैरीटाइम अथॉरिटी वाले हैं वो कैसी कैसी बातें करते हैं इन्वेस्टर्स से, कुछ लीगल और कुछ नॉट सो लीगल बातें करते हैं वो। तो उसके बाद आप इन्वेस्टर्स को डिस्करेज कर रहे हैं। अब मैं क्या बोलूँ, हम तो करप्ट लोग हैं, ये तो दूध में नहाए हुए हैं, लेकिन बातें ये अजीब अजीब कर रहे हैं। उसके बाद इसकी वजह से फिर इन्वेस्टर भी नहीं आ रहा है। नहीं, मगर ये मैं समझा नहीं, आप क्या बातें कर रहे हैं? बात की तो मुकम्मल कीजिए, क्या बातें कर रहे हैं? पूछ लीजिए कि ये जो कितनी मैरीटाइम मिनिस्ट्री वाले कितनी तकलीफ दे रहे हैं पोर्ट कासिम पे नए टर्मिनल की इजाजत देने के लिए, और क्या क्या चीजें मांग रहे हैं, वो पूछ लीजिए इनसे। मुझसे क्यों बुलवा रहे हैं आप? और फिर अली जैदी ने मिफ्ता इस्माइल पर जवाबी इल्जामात लगाए, जिनका आज मिफ्ता इस्माइल ने जवाब दिया। अली जैदी ने 30 सितंबर को ट्वीट किया कि अब जबकि मिफ्ता इस्माइल ने LNG टर्मिनल्स पर पेंडोरास बॉक्स खोल दिया है तो कुछ हकाइक को दुरुस्त करते हैं।
पहली बात तो यह है कि नून लीग की हुकूमत में कायम किया गया टर्मिनल सस्ता तरीन नहीं है। ये टर्मिनल दुनिया भर के महंगे तरीन टर्मिनल्स में से एक है। अली जैदी ने एक चार्ट शेयर किया और लिखा कि इस चार्ट से वाज़ेह हो रहा है कि दर्जनों टर्मिनल्स नून लीग के 2 टर्मिनल से सस्ते हैं। मिफ्ता इस्माइल अपनी करप्ट क़यादत की तरह गलत बयानी करते हुए पकड़े गए हैं। अली जैदी ने कहा कि मिफ्ता का दावा है कि टर्मिनल्स पर टैरिफ गारंटी शुदा है। मार्च 2020 में ओगरा ने $2.2 फी MMBTU का टैरिफ चार्ज किया। फिर अली जैदी ने मजीद लिखा कि तीसरी बात यह है कि क्या मिफ्ता इस्माइल ये बताएंगे कि उस वक्त के PLTL के सरबरा आजम सूफी ने इस्तीफा क्यों दिया था। हकीकत यह है कि उन्हें कहा गया था कि वो इदारे में होने वाले नुकसानात को छुपाएं। ये थे अली जैदी की तरफ से उठाए गए चंद सवालात और इल्जाम जिनका आज मिफ्ता इस्माइल ने तफसील से जवाब दिया। मिफ्ता इस्माइल ने लिखा कि $5 मिलियन का सवाल यह है कि क्यों पोर्ट के वजीर अली जैदी LNG टर्मिनल्स के हवाले से ट्वीट कर रहे हैं। ये तो वजारत पेट्रोलियम का काम है। अली जैदी की ट्वीट्स तहरीक इंसाफ के दीगर वज़रा की तरह झूठ पर मबनी हैं। उन्होंने मुझ पर जाती हमला क्यों किया? मुझ पर जाती हमले की वजह हाल ही में अली जैदी के बारे में मेरा बयान देना है। मैंने कहा था कि अली जैदी पोर्ट कासिम पर LNG टर्मिनल की इजाज़त देने में ताख़ीरी हरबे इख्तियार कर रहे हैं और कानूनी और गैर कानूनी मुआवजा मांग रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि ये सबके इल्म में है। वजारत पेट्रोलियम के हुक्काम और सरमायाकारों में शदीद मायूसी की वजह बनी हुई है। PTI हुकूमत ने 2 साल में एक LNG टर्मिनल नहीं लगाया, हालांकि मुल्क में गैस की किल्लत है जिसकी सूरत हाल मजीद ख़राब होने वाली है। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि अब अली जैदी के इल्ज़ामात पर बात करते हैं। उन्होंने कहा कि नून लीग के दौर में महंगे तरीन LNG टर्मिनल्स लगे और अपने दावे के हक में 2 दस्तावेज़ात भी उन्होंने शेयर की। अली जैदी ने दावा किया कि एंग्रो LNG टर्मिनल के चार्जेस 66 सेंट पर दुनिया में महंगे तरीन टर्मिनल्स में से एक है। मिफ्ता इस्माइल के मुताबिक यह दावा गलत है। सच ये है कि जब ऑपरेशन शुरू होने के पहले साल हमने मुआहदे और मार्केट की सूरत हाल की वजह से कैपेसिटी को कम रखा तो उस वक्त भी एंग्रो LNG टर्मिनल दुनिया के सस्ते तरीन टर्मिनल्स में से एक था। ऑपरेशन के दूसरे साल में जब हम 6 LNG कार्गो फी माह पर चले गए तो ये दुनिया का सबसे सस्ता LNG टर्मिनल बन गया और आज तक सस्ता तरीन है। मिफ्ता इस्माइल के मुताबिक अली जैदी ने दूसरी तस्वीर में $2.2 के टर्मिनल चार्जेस का दावा किया। अगर वो खुद ही अपने शेयर किए गए टेबल में ऊपर देखते तो उन्हें नजर आता कि ये मार्च 2020 का डेटा है और उसकी वजह यह थी कि मार्च 2020 में तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने सिर्फ 1 कार्गो मंगवाया था। क्या वो नहीं जानते कि कार्गो मंगवाने में PTI हुकूमत की नाकामी से गैस का बड़ा बहरान पैदा हुआ था? सवाल यह है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत क्यों LNG कार्गो लेने में नाकाम हुई? जब महाना 6 LNG कार्गो आ रहे थे तो उस वक्त चार्जेस 41 सेंट थे। ये दुनिया में सबसे ज़्यादा सस्ते रेट है। अली जैदी ने मार्च 2020 की ओगरा की वर्कशीट दिखाई। मैं ओगरा जून 2020 की वर्कशीट दिखा रहा हूं जहां दोनों टर्मिनल्स पर 6 LNG कार्गो आए और रेट 39 और 40 सेंट थे। ये अली जैदी को गलत साबित कर रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल ने मजीद लिखा कि अली जैदी की नाअहली इस बात से भी पता चल जाती है कि उन्होंने पूछा कि हमने कम से कम कैपेसिटी चार्जेस पर आमादगी क्यों जाहिर की। ये एक वजीर की तरफ से मज़ाका खेज दावा है जो 2 सालों से ये दावा कर रहा है कि वो 3 मजीद LNG टर्मिनल लगाएंगे। दुनिया के तमाम ऐसे मंसूबों में जिनमें तमाम IPPs भी शामिल हैं उनके मुआहदे भी कम से कम कैपेसिटी चार्जेस पर होते हैं। कोई ऐसे मंसूबे में क्यों सरमायाकारी करेगा जहां उसे कम से कम इस्तेमाल की गारंटी नहीं दी जाएगी। फिर मिफ्ता इस्माइल ने लिखा कि अली जैदी ने कहा कि मैंने PLTL के सरबरा आजम सूफी को गैर कानूनी हुक्म दिया कि इदारे के नुकसानात को छुपा दो, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। पहली बात तो यह है कि नून लीग के दौर में PLTL को कोई नुकसान नहीं हुआ। दूसरा, आजम सूफी मुझे रिपोर्ट ही नहीं करते थे। मिफ्ता इस्माइल ने लिखा कि मैंने जो इश्तिहार शेयर किया है उसे देखें। पोर्ट कासिम अथॉरिटी ने नून लीग के दौर में 2 LNG टर्मिनल्स की इजाज़त दी मगर किसी कंसल्टेंट की खिदमत हासिल नहीं की। मगर उसी पोर्ट कासिम अथॉरिटी ने तहरीक इंसाफ की हुकूमत में एक कंसल्टेंट की खिदमत हासिल करने के लिए इश्तिहार दिया। फिर अंदाज़ा लगाएं क्या हुआ, आजम सूफी का इंतखाब कर लिया मगर खुशकिस्मती से उनकी खिदमत नहीं ली गई, वरना उन्हें $20,000 माहाना तनख्वाह, गाड़ी, पेट्रोल फ्लैट के साथ ही सालाना $80,000 बोनस दिया जाता और अगर उन्हें मुलाजमत से निकाला जाता तो फिर उन्हें $2,40,000 जुर्माने के तौर पर दिए जाते। ये सब कुछ एक कंसल्टेंट को सिर्फ इसलिए दिया जाता कि वो पोर्ट कासिम अथॉरिटी में LNG टर्मिनल लगाने के लिए जगह ढूंढे। हमने मिफ्ता इस्माइल के जवाब पर जवाब देने के लिए अली जैदी को बुलाया मगर उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। प्रोग्राम में शामिल करें। 10 महीने तक कोरोना की वबा को गैर संजीदा लेने वाले और उसका मजाक उड़ाने वाले, एहतियाती तदाबीर को नजरअंदाज करने वाले, इससे मुताल्लिक गलत मालूमात फैलाने वाले, उसके इलाज के लिए मुनफरिद हल और अद्वियात तजवीज़ करने वाले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अब खुद कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। उनकी अहलिया भी मुतासिर हो चुके हैं और दोनों करंतना में चले गए हैं। जहां सदारती इंतखाबात सिर्फ 1 माह दूर हैं, सियासी गहमा गहमी उरूज पर है, उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप का करंतना में जाना उन्हें और उनकी हिमायत को
मुतासिर कर सकता है। अहम बात यह है कि चंद रोज पहले अमेरिकी यूनिवर्सिटी की शाया करदा रिसर्च में इंकशाफ किया गया कि कोरोना वायरस के बारे में सबसे ज्यादा गलत मालूमात और झूठ पर मबनी खबरें डोनाल्ड ट्रंप के बयानात और रवैये से फैली हैं। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी की शाया करदा रिपोर्ट के मुताबिक रिसर्चर्स ने जनवरी 2020 से मई 2020 के दौरान दुनिया भर की 3 करोड़ 80 लाख आर्टिकल्स का जायजा लिया, जिसमें पता चला कि कोरोना वायरस के मुतालिक गलत मालूमात फैलाने में डोनाल्ड ट्रंप का किरदार 38% रहा। सदर ट्रंप रैलियों, प्रेस ब्रीफिंग्स और अहम सरकारी दौरों पर मास्क के बगैर जाते रहे हैं। चंद रोज पहले होने वाले सदारती मुबाहिसे में वो अपने हरीफ जोसेफ बाइडेन का बड़ा मास्क पहनने पर मजाक भी उड़ाते नजर आए और फिर इस मुबाहिसे के 2 दिन बाद उनमें, उनकी अहलिया में और उनके मुशीर में कोरोना वायरस की तशखीस हो गई। दूसरी तरफ पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने एलामिया जारी किया है, जिसमें कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस पर तशवीश का इजहार किया गया है और बताया गया है कि लोगों के मास्क ना पहनने, समाजी फासला बरकरार न रखने की वजह से कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा हो रहा है, जिससे बचाव के लिए हम सबको एहतियाती तदाबीर बाकायदा अपनाना होंगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।